हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स 7 के ऊपर। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक वन शॉट। और आज की इस क्लास के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर कवर करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। राइट। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इसके अंदर ये कंसिडर करना चाहिए कि क्या क्या चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, या फिर क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों ने इसके अंदर कवर करने हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने इसके अंदर कवर करनी है। तो अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, तो सबसे पहले बात करेंगे फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट सच एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसके अंदर हम बात करेंगे वर्कर्स के बारे में, वर्कर्स क्या होते हैं, वर्क फोर्स के बारे में बात करेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में बात करेंगे हम लोग अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द वेरियस सेक्टर्स। यानी कि राइट, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर मेंस और वुमेन का क्या इंटरेस्ट था अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ में तीसरा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, assess the initiatives taken by the government in generalization or in generating employment opportunities in the various sectors and regions। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, यानी कि सरकारें क्या क्या रोल प्ले करती है, क्या क्या स्टेप्स उनके द्वारा लिए जाते हैं क्या करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, अलग अलग रीजन्स के अंदर, उसके बारे में भी जानने का प्रयास इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कोट के साथ, जो कि कोट बताया गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और महात्मा गांधी जी ने बेसिकली ये बोला था कि जो मशीन्स है वो ठीक है, हम लोग मशीन्स को एडमायर करते हैं, मशीन्स हमारे काम को आसान कर देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स है उसके ऊपर इसका ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कट होती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टेज आती है। तो क्या बोला गया, व्हाट आई ऑब्जेक्ट टू इज द क्रेज फॉर मशीनरी, not machinery as such, right? The case is for what they call labor saving machinery. Men go on saving labor till thousands are without work and thrown on the open streets to die for starvations, right? क्या इन्होंने बताने की कोशिश करी कि मशीन्स की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपना रोजगार जो है वो खो देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वो स्टारवेशन में, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में जीने की कोशिश करते हैं जहां पर उनको बेसिक नेसेसिटीज भी मिल नहीं पाती है। उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या कहता है और इंट्रोडक्शन क्या प्रेजेंट करने की बात करता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कहता है पीपल डू अ वैरायटी ऑफ वर्क, सम वर्क ऑन फार्म्स, इन फैक्ट्रीज, बैंक, शॉप्स एंड मेनी अदर वर्क प्लेसेस, येट अ फ्यू अदर्स वर्क एट होम। Work at home includes not only traditional work like weaving, lace making or variety of handicraft, but also modern jobs like programming or programmers work in the IT industry. Earlier factory work meant working in factories located in cities, whereas now technology has enabled people to produce those factory-based goods at home in villages. During COVID-19 pandemics in 2020-21, millions of workers delivered their product and services through work from home, right? तो यहाँ पर क्या कोशिश की गई कि जो लोग हैं वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं, राइट? कुछ लोग जो फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, बैंक्स के अंदर काम करते हैं, शॉप्स के अंदर काम करते हैं, राइट? और अलग अलग प्लेसेस के ऊपर जो है वो काम करने की कोशिश करते हैं, राइट? लोग जो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज को करते हैं, जैसे कि वीविंग करते हैं, लेस मेकिंग करते हैं, राइट? बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के काम भी उनके द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि आप लोग एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो वुमेन्स है ये क्या कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए क्या कर रहे हैं, फुटबॉल्स बना रहे हैं अपने हाउसेस में, कहां पर, जलंधर, पंजाब के अंदर। तो यानी कि बहुत सारे जो वर्क है वो लोगों के द्वारा किए जाते हैं और अलग अलग जगह पर उस काम को किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम ऑफलाइन या फिर हम सिर्फ फिजिकली जाकर ही चीजों को कर सकें। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा जो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब चीजों को क्या है, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू भी किया जा सकता है, या फिर घर पर रहकर भी चीजों को करवाया जा सकता है। उसके बारे में यह बात जनरली करता है। उसका क्या कहता है, वाई डू पीपल वर्क, लोग काम क्यों करते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एज इंडिविजुअल्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। पीपल वर्क फॉर अर्निंग a living. Some people get or have money by inheriting it, not working for it. This does not completely satisfy anybody. Being employed in the work gives us a sense of self-worth and enable us to relate
ourselves meaningful with others, right? क्या कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि भाई कुछ लोग जो है, कुछ लोगों को चीजें जो है वो कैसे मिल जाती है बेटा, विरासत में मिल जाती है। कुछ लोग जो है राइट वो इतने रिसोर्सेस से एफ्लुएंट होते हैं कि उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यहां पर क्या बोला जाता है कि हमें काम करना चाहिए। क्यों काम करना चाहिए? क्योंकि काम करने से क्या होता है, कहता है हमें अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में पता चलता है कि भाई हम किस चीज के योग्य हैं। तो एवरी वर्किंग पर्सन इज एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इनकम, हर एक व्यक्ति जो है वो नेशनल इनकम के लिए क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। हेंस द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय इंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर क्या इंगेज है, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ अर्निंग, और यही मतलब होता है किसका, अर्निंग का, राइट, और लिविंग का। वी डू नॉट वर्क ओनली फॉर आवरसेल्फ, सिर्फ हमारे लिए, अपने लिए काम नहीं करते हम लोग, और किसके लिए काम करते हैं, वी ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट व्हेन वी वर्क टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दोस हु आर डिपेंडेंट ऑन अस, राइट, यानी कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है जब हम काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, हमारे अपनों के लिए काम करते हैं जो कि हमारे ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, उनके बारे में भी बात की जा रही है। हैविंग रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, महात्मा गांधी इंसिस्टेड अपॉन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू अ वैरायटी ऑफ वर्क्स इंक्लूडिंग क्राफ्ट। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बहुत सारे काम के बारे में बात की गई, राइट। उनके द्वारा बोला गया है कि हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, राइट, जिसके अंदर क्राफ्ट से रिलेटेड काम को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया और उससे रिलेटेड भी बातें यहां पर की गई। Studying about working people gives us insight into the quality and nature of employment in a country and helps in understanding and planning our human resources. It helps us to analyze the contributions made by different industries and sectors toward national income. यानी कि different sector क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक सेक्टर का कहीं ना कहीं एक मेजर कंट्रीब्यूशन देखा गया है किसके अंदर, हमारी जीडीपी के अंदर, हमारे नेशनल इनकम के अंदर। तो उसका रोल जानने के लिए, उस चीज को समझने के लिए, उसका रोल समझने के लिए, उसके रोल को जानने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है इस टॉपिक को पढ़ना। इट ऑल्सो हेल्प अस टू address many social issues such as exploitations of marginalized sections of the society, child labor, etc. राइट, और इसकी वजह से हमें बहुत सारे जो सामाजिक इश्यूज हैं उन सामाजिक इश्यूज के बारे में भी जानने को मिलता है कि एक समाज के अंदर क्या क्या चीजें घटित हो रही है, उसके बारे में भी हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, दैट व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, रोजगार क्या होता है, वर्कर कौन होता है, वर्कर किसे बोला जाता है, आइए समझते हैं। कहता है व्हेन अ वर्कर वर्क ऑन द फील्ड ही और शी प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, कॉटन बिकम्स क्लॉथ इन टेक्सटाइल मिल्स एंड इन पावर लूम्स, lorries transport goods from one place to the another. You know that the total money value of all such final goods and services produced in the country in a year is called gross domestic प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है उस साल के लिए। व्हेन वी आल्सो कंसीडर व्हाट वी पे फॉर आवर इंपोर्ट एंड गेट फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट, वी फाइंड दैट देयर इज अ नेट अर्निंग फॉर द कंट्री व्हिच मे बी पॉजिटिव if we have exported more in the value in terms of the imported, or negative if imports exceed export in varieties values, or zero if export and import were of the same value. When we add this earning plus or minus from the foreign transactions, what we get is called the country's gross national income. अब ये gross national income के बारे में हम लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कहां पर, नेशनल इनकम के टॉपिक के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा का पूरा ये टॉपिक है। तो नेशनल इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एक राष्ट्र की आय, और एक राष्ट्र की आय कैसे निकलती है, वो बेसिकली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इंगेज करके। तो जब लोग अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इंगेज करते हैं तो अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, गुड्स देते हैं, सर्विसेज देते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी नेशनल इनकम है वो क्या होती है बेटा, कंपाइल्ड अप होती है, नेशनल इनकम जो हमारी बनती है। तो यहां पर ये समझाने की कोशिश करिए कि भाई अगर नेशनल इनकम जो हमारी ज्यादा आएगी या फिर हमारी जो इनकम है वो ज्यादा निकल कर आती है, कब, जब हम ज्यादा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं रादर देन इंपोर्ट। लेकिन अगर हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो हमारी नेशनल इनकम जो है वो कम होती है। तो कहता है व्हेन वी ऐड दिस टू द अर्निंग, राइट, प्लस और माइनस फ्रॉम द फॉरेन ट्रांजैक्शंस, व्हाट वी गेट इज कॉल्ड द कंट्रीज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फॉर दैट ईयर। तो हमें क्या मिलता है, कंट्रीज का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है, ये सारी चीजें ऐड और माइनस करने के बाद हम कंट्री का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर लेते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। दोस एक्टिविटीज व्हिच कंट्रीब्यूट टू द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट करती हैं,
जिन एक्टिविटीज का कंट्रीब्यूशन है किसकी तरफ, कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है। यानी कि हर एक एक्टिविटी, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो, जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है किसके अंदर, किसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है, राइट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर। तो क्या कहता है, ऑल दोस हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन व्हाटएवर कैपेसिटी, हाई और लो, आर वर्कर्स, even if some of them temporarily abstain from work due to illness, injury or other physical disability, bad weather, festival, social or religious functions, they are also called workers, right। तो कहता है वर्कर का मतलब जनरल से सेंस में क्या है, वर्कर हर एक व्यक्ति है, हर एक पर्सन है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रोस नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के ऊपर या फिर नेशनल इनकम को बढ़ाने के ऊपर मदद करता है, या फिर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के इंक्रीमेंट में जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज और मदद करता है उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है वर्कर। वी जनरली थिंक ओनली दोस हु आर पेड बाय एनी एम्प्लॉयर फॉर देयर वर्क आर वर्कर्स, दिस इज नॉट सो, दोस हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आर ऑल्सो वर्कर्स। यानी कि चाहे आप किसी का सैलरीड में जॉब कर रहे हैं या फिर किसी के पास सैलरी में जॉब नहीं कर रहे हैं, हर किसी को वर्कर्स की कैटेगरी के अंदर ही क्या किया जाता है, रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है वर्कर्स की कैटेगरी में, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के लिए क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन उसके लिए है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्कर्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं सबको। द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया is multifaceted. Some get employment throughout the year, some other gets employed for only a few months in a year. Many workers do not get fair wages for their work. While estimating the number of the workers, all those who are engaged in economic activities are included as employed. Right? याद रखिएगा कि भाई वर्कर्स जो है उसको अलग अलग पार्ट पे क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, राइट। कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट ईयर जो होता है काम करते हैं, जैसे कि सैलरीड पर्सन होते हैं, वो थ्रू आउट क्या करते हैं, पूरे के पूरे साल भर में क्या करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो सैलरीड पर्सन। कुछ होता है जैसे कि खेतों के ऊपर काम करते हैं, फार्म्स के ऊपर काम करते हैं, तो वो उस टाइम के लिए क्या है बेटा, कुछ टाइम के लिए क्या रहता है, वो कुछ टाइम के लिए वर्किंग रहते हैं और उसके बाद क्या होता है बेटा, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनको भी वर्कर रखा जाता है। कहता है सर यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर ऑफ पीपल एक्टिवली engaged in the various economic activities. During 2017-18, India had about 471 million strong workforce. Since majority of our people reside in rural area, the proportion of the workforce residing there is higher. The rural worker constitute about 2/3 of the 471 million population. 471 मिलियन पॉपुलेशन की आबादी के अंदर जो हमारे 2/3 है, यानी कि 2/3 जो वर्कर्स है वो कहां से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, यानी कि ग्रामीण एरिया से आते हैं, गांव के एरिया से वो जनरली आते हैं, राइट। तो मैन फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया, राइट। ज्यादातर कौन है बेटा इसमें, मेल और फीमेल में देखा जाए तो मेल पोर्शन ज्यादा है। 77% ऑफ द वर्कर्स आर मेन एंड द रेस्ट आर दी वुमेन। तो 77% क्या है हमारे पास, 77 वर्कर्स जो है, 77% जो वर्कर्स है वो क्या है, मेन है, और रेस्ट क्या है हमारे पास, वुमेन है। मेन एंड वुमेन्स इंक्लूड चाइल्ड लेबरर्स इन रिस्पेक्टिव सेक्सेस। वुमेन वर्कर्स अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ द रूरल वर्कफोर्स, राइट। अगर मैं वुमेन्स की बात करूं तो वुमेन कितनी है, सिर्फ मात्र 1/4 है, 1/4 है, राइट। रेस्ट क्या है हमारे मेल है। Whereas in the urban areas there are just 1/5 of the workforce. Women carry out work like cooking, fetching waters and fuel waters and participate in the farm labor. They are not paid wages in the cash or in any form of the grains. At times they are not paid at all. For this reason these women are not categorized as worker. Economist argues that these women should also be called workers. What do you think? आपको क्या लगता है? कहते सर कुछ जो वुमेन्स होती है, जैसे कि जो अगर मैं बात करता हूं, जो हमारी मदर्स हैं, राइट, जो कि हाउस वाइफ्स होती हैं जनरली, तो वो क्या करती है बेटा, किसी भी तरह की रिसोर्सेज के लिए काम नहीं करती है, किसी भी तरह की इनकम के लिए काम नहीं करती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो वुमेन्स है, यहाँ पर क्या उदाहरण दिया कि भाई कुछ जो वुमेन्स है जो अपन रूरल एरिया की अगर बात करते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, कुकिंग करती हैं, फेचिंग करती हैं वाटर्स को, फ्यूल वुड के लिए काम करती है, राइट, यानी कि लकड़ी वगैरह लेके आती है ना, उसको फार्म लेबर के ऊपर काम करती है ना, तो उनको हम जनरली वर्कर्स की कैटेगरी के अंदर नहीं रखते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि हमें इनको भी क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए वर्कर्स की कैटेगरी के अंदर। वी शुड कंसिडर देम इन द कैटेगरीज ऑफ द वर्कर्स ऑल्सो। इसको भी वर्कर्स की कैटेगरी के अंदर रखना चाहिए, ऐसी बात यहां पर बोली गई। अब अगर मैं पार्टिसिपेशन की बात करूं, लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो क्या बोला जाता है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो
ठीक है, ये एक इंडिकेटर है विच इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस इन द कंट्री। एक कंट्री के अंदर मुझे अगर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जाननी है कि अभी रोजगारी का क्या आलम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो जो है इसको यूज करना चाहिए। दिस रेशियो इज यूजफुल फॉर नोइंग द proportion of population that is actively contributing to the productions of the goods and services of a country। यानी कि जनरली अगर मैं इस रेशियो की बात करता हूं तो ये हमें क्या करता है बेटा, जानने में मदद करता है। क्या? प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन को जानने में मदद करता है जो कंट्रीब्यूट कर रही है किसके अंदर, प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। जो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शंस के ऊपर जो कंट्रीब्यूट कर रही है उसके बारे में जानने के बारे में बताता है, उसके बारे में रिलेशन बताता है। इफ द रेशियो इज हायर, अगर रेशियो बहुत अच्छा होता है, इट मीन दैट द एंगेजमेंट ऑफ द पीपल इज ग्रेटर। इफ द ratio for a country is medium or low, it means that a very high proportion of its population is not involved directly in economic activities। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली इंगेज नहीं है किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। You might have already studied in the lower classes the meaning of the term population। आपने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा होगा। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, कहता है population is defined as the total number of people who reside in a particular locality एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आबादी। तो आबादी का मतलब क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ पीपल। क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर रहते हैं। इफ यू वांट टू नो द वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो फॉर इंडिया, डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन इंडिया बाय द पॉपुलेशन इन इंडिया एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100। यानी कि अगर मुझे अगर जानना है क्या, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, मुझे जल्दी क्या जानना है बेटा, इस रेशियो को जानना है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो को जानना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं कि अगर मैं नंबर्स ऑफ वर्कर्स को, जो हमारे नंबर्स ऑफ वर्कर जो काम कर रहे हैं, उसको मैं अगर मैं टोटल नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं और उसे मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से, तो हमारा निकल कर आता है। तो यू विल गेट द वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो फॉर इंडिया। तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो मिल जाएगा इंडिया का, राइट। वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो आपको इंडिया का मिल जाएगा यहां पर, राइट। तो आप लोग क्या समझते हैं कि अगर मैं वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो की बात करता हूं तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो जनरली कैसे निकलता है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो निकलता है कि कितने वर्कर्स है उसको डिवाइड कर देता हूं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो और उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से, तो हमारा वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो निकल कर आ जाता है। ठीक है, और वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या करता है, ये एक इंडिकेटर है जिसको क्यों यूज किया जाता है, ताकि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है कंट्री के अंदर उसे जाना जा सके। इन ऑर्डर टू नो द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को जाना जा सके। If you look at table 6.1, it shows the different level of participations of the people in the economic activities. For every 100 persons, about 35 by rounding of 34.7 are workers in India. In urban areas, the proportion is about 34, whereas in rural India, the ratio is about 35. Why is there such a difference? ऐसा difference क्यों है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन डिफरेंट क्यों देखा जा रहा है? अगर मैं बात करता हूं, कहां पर बोला गया कि हर एक 100 पर्सन के ऊपर 35 जो है, राइट, अप्रोक्स अगर मैं बात करता हूं 34.7 जो है वो वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर। अगर मैं अर्बन एरिया की बात करता हूं तो वो 34 है, जबकि रूरल एरिया के अंदर बात करता हूं तो वो 35 है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? पीपल इन रूरल एरियाज have limited resources to earn a higher income and participate more in the employment market, right? तो अगर मैं गांव के लोगों की बात करूं, यानी कि जो ग्रामीण एरियाज में रहते हैं, उनके पास क्या है, रिसोर्सेज का अभाव है, रिसोर्सेज की कमी है। तो जब उनके पास रिसोर्सेज की कमी है तो कहीं ना कहीं वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चीजों को कर रहे हैं, और जब लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास है तो उनको कहीं ना कहीं ज्यादा इंगेज होना पड़ता है काम करने के लिए, रोजगार के लिए। मैनी डू नॉट गो टू द स्कूल, कॉलेजेस एंड अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, इवन इफ सम गोस दे डिसकंटिन्यू इन द मिडल टू ज्वाइन द वर्कफोर्स, राइट। आपको पता है ग्रामीण एरियाज में जनरली क्या होता है बेटा, एजुकेशन के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो पॉपुलेशन कभी भी एजुकेटेड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि वो बीच में एजुकेशन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर कुछ जाते भी हैं तो वो बीच में एजुकेशन को छोड़ देंगे, और बीच में एजुकेशन को क्यों छोड़ देते हैं, ताकि वो वर्कफोर्स या फिर काम कर सके, राइट, लेबर के तौर पर काम कर सके, या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज को उनके द्वारा किया जा सके ताकि लाइवलीहुड को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, राइट। Whereas in urban area a considerable section is able to study in various educational institutions. Urban people have a variety of employment opportunity. Urban लोगों के पास बहुत सारी opportunities है, राइट, एम्प्लॉयमेंट होने की, एम्प्लॉयड होने की क्या बेटा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके पास देखने के लिए मिलने वाली है। दे लुक फॉर द अप्रोप्रिएट जॉब्स टू सूट देयर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स। इन रूरल एरिया पीपल cannot stay at home as their economic conditions may not allow them to do so, राइट। ग्रामीण एरिया के अंदर क्या होता है बेटा, लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं है,
लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, लोगों के पास ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बिकॉज दे आर बाउंडेड टू डू सो। उनको काम करना क्या है, मजबूरी है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव द ग्रोइंग इश्यूज, राइट। चलिए, क्लियर है इतनी बात। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, और क्या कहता है, कहता है कंपेयर टू द फीमेल्स मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग। ज्यादा कर देखो क्या होता है, अगर आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन देखता हूं तो कंट्रीब्यूशन मेल का ज्यादा है एज कंपेयर टू द फीमेल्स। मेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा, फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन कम है। कहता है द डिफरेंस इन द पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लार्ज इन अर्बन एरियाज। फॉर एवरी 100 अर्बन फीमेल्स ओनली अबाउट 14 आर एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। अगर मैं पर 100 वुमेन्स की बात करता हूं तो उन 100 वुमेन में से मात्र 14 वुमेन्स जो हैं वो वर्किंग है। वो क्या है, वर्किंग है, राइट। आर एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। फॉर एवरी 100 रूरल वुमेन्स अबाउट 18 पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं तो 100 में से कितना पार्टिसिपेट कर रही है, 18 का पार्टिसिपेशन है। जबकि अर्बन एरियाज की अगर मैं बात करता हूं तो मात्र 100 में से सिर्फ और सिर्फ 14 महिलाएं जो हैं वही काम कर रही हैं, वही वर्किंग कंडीशन में, बाकी काम नहीं कर रहे हैं, राइट। व्हाई आर वुमेन्स इन जनरल्स एंड अर्बन women's in particulars not working? It is common to find that where men are able to earn high income, families discourage female members from taking up the jobs. देखो ये सच्चाई है और ये वास्तविकता बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जनरली फीमेल वर्कर्स कहां पर काम करती हैं, भाई जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन की कमी है। जहां पर वुमेन्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां पर देखा जा सकता है इनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्यों अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि सर दे हैव टू सर्वाइव, सर्वाइवल का दिक्कत है। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, रोजगार करना पड़ेगा, रोजगार के लिए जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन जो हायर फैमिलीज होती है, हायर एफ्लुएंट फैमिलीज होती है, उनके पास क्या रिसोर्सेज की कमी नहीं है, दे डोंट हैव एनी डेफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेज। और जब उनके पास रिसोर्सेज का अभाव नहीं है तो क्या करना पड़ता है, तो उनको क्या करना पड़ता है भाई, तो उनको जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो रूरल एरियाज में है उनको क्या करना पड़ता है, जॉब करना अनिवार्य हो जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके मार्केट के अंदर। वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है यहां पर, राइट। गोइंग बैक टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड अबव, मेनी हाउसहोल्ड एक्टिविटीज डन बाय वुमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोडक्टिव वर्क। This narrow definitions of work lead to a non-recognition of the women's works and therefore to the underestimations of the number of women workers in the country, right? तो जो वुमेन्स के द्वारा छोटे बड़े काम किए जाते हैं उनको जनरली हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं कि वो किसी भी तरह का प्रोडक्टिव काम है, राइट। तो क्या कहता है, think of the women activity engaged in many activities within the house and at a family farm, right, who are not paid for such work as they certainly contribute to the maintenance of the household and farms. Do you think that their numbers should be added to the numbers of the women's workers? क्या इनको कंट्रीब्यूशन, इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड करना चाहिए, जो वुमेन्स घर के अंदर काम कर रही है, जो फार्म्स के अंदर काम कर रही है? शुड इट बी इंक्लूडेड? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आप लोगों को, क्या हमें इसको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्हाट शुड बी द सिनेरियो, राइट। चलिए अगला बात करता है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स के बीच में। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सोल प्रोप्राइटर्स के बारे में सुना, खुद काम करते हैं। और हायर्ड वर्कर क्या है, जो किसी के लिए काम करते हैं, और किसी के लिए जब काम करते हैं तो किसके लिए काम करते हैं, या तो वेजिस के लिए काम करते हैं या तो सैलरी के लिए काम करते हैं। अलग अलग नाम से बोल देते हैं, कोई वेजिस बोल देता है, कोई सैलरी बोल देता है, कुछ भी हम लोग इसे बोल देते हैं। तो कहता है डज द वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो सेज एनीथिंग अबाउट वर्कर स्टेटस इन द सोसाइटी और अबाउट द वर्किंग कंडीशंस? बाय नोइंग द स्टेटस with which a worker is placed in an enterprise, it may be possible to know one dimension, quality of the employment in a country. It also enables us to know the attachment of a worker has with his or her job and the authority, right? तो क्या बोला जाता है, कहता है सर अगर आप जनरली, अगर मैं बात करता हूँ वर्कर्स के बारे में, जो वर्कर्स जनरली हायर होता है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली क्या होती है, हायरार्की होती है। तो हायरार्की के बेसिस पर आप लोग क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर ये पर्सन जो है वो मैनेजर है, ये पर्सन जो है वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसके बेसिस पर उसकी हायरार्की, उसके काम के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह का काम जो वो जनरली करता है।
नाउ क्या कहता है, लेट अस टेक 3 वर्कर्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अ सीमेंट शॉप ओनर, अ कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड अ सिविल इंजीनियर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट। 3 वर्कर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर इनके अथॉरिटी के बारे में आप लोगों को पता चलेगा, यहाँ पर आपको पता चलेगा इनकी वैलिडिटी के बारे में, आपको यहाँ से पता चलेगा कि इनकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, या फिर उसके बेसिस पर निर्धारित होगा कि कौन किस टाइप का वर्कर है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो हम 3 वर्कर्स को कंसिडर करते हैं। बात काम ये एक ही इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर। एक सीमेंट शॉप ओनर है, दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्कर है और तीसरा सिविल इंजीनियर है, राइट। सिंस द स्टेटस ऑफ ईच वन ऑफ देम इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, स्टेटस तीनों का क्या अलग है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंटली, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अलग अलग नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है, अलग अलग नाम से इनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, राइट। अब देखिए आगे क्या समझेंगे आप लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, उसके बारे में जानेंगे। कहता है वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड्स आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जो क्या करते हैं बेटा, ऑपरेट करते हैं, और राइट, वर्कर्स जो कि क्या कर रहे हैं, ओन करते हैं, यानी कि जिनके खुद के ये रिसोर्सेज होता है, खुद के ही ये सोर्सेज है जहां पर ये काम करते हैं, राइट, और वो अपने लाइवलीहुड को चलाते हैं, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाता है। दस द सीमेंट शॉप ओनर इज द सेल्फ एम्प्लॉयड, सीमेंट शॉप ओनर जो वो क्या बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अबाउट 52% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, 52% जो लोग हैं वो कैसे बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयड है। कितने हैं बेटा, 52% पीपल्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड in India belongs to this category. The construction workers are known as casual wage laborers. They account for about 25% of the India's workforce. और जो कंस्ट्रक्शन साइट पे के ऊपर जो लेबरर काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रही है, राइट, वो क्या है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर है, और 25% पॉपुलेशन जो है उसकी वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है। Such laborers are casually engaged in other farms एंड इन रिटर्न गेट अ रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन, इसके बदले में उन्हें क्या मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलती है। और रेम्यूनरेशन का क्या क्या नाम है बेटा, रेम्यूनरेशन को हम सैलरी बोलते हैं, है ना। रेम्यूनरेशन का दूसरा नाम क्या है बेटा, वेजिस है, तो वेजिस बोल लो, सैलरी बोल लो, राइट। तो ये हमें क्यों मिलती है, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट के पीछे। तो सैलरी जनरली कहां पर मिलती है बेटा, सैलरी की अगर बात की जाए तो वहां पर मिलेगी जहां पर आपका सैलरीड पर्सन होंगे, और सैलरीड पर्सन कहां पर होते हैं, जहां पर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा वहां पर आपको सैलरी देखने के लिए मिलने वाली है। तो वर्कर्स लाइक द सिविल इंजीनियर्स वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी अकाउंट फॉर द 23% ऑफ द इंडिया's वर्कफोर्स। व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और एन एंटरप्राइज एंड पेड his or her wages on a regular basis, they are known as regular salaried employees। इनको क्या बोला जाता है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय बोला जाता है, राइट। चार्ट 6.1 यानी कि ये वाला जो चार्ट है ये 6.2 चार्ट है। यू विल नोटिस दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन्स एज देयर कैटेगरी अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द वर्कफोर्स, राइट। तो ज्यादातर क्या देखा जा रहा है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड रहना ज्यादा पसंद करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, राइट, अदर देन चीजों के ऊपर ध्यान देने के ऊपर। तो कहता है कैजुअल वेज वर्क इज द सेकंड मेजर ऑप्शन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, लिटिल मोर सो for the latter 24 to 27%. When it comes to the regular salaried employed, both women and men are found to be so engaged in greater proportion. Men form 23% whereas women forms 21%. The gap between the men and women is very less. Women और men के बीच में वो जो gap है वो बहुत कम है अगर salaried की बात की जाती है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझने की कोशिश करी कि हमने वर्कर्स को डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट पावर, डिफरेंट अथॉरिटी के बेसिस पर बांटने का प्रयास किया, जहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश करी कि एक ही जब अलग अलग वर्कर्स जो है वो एक ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उनके अंदर क्या देखा जाता है, वेरिएशन देखा जाता है, क्योंकि उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर जो है वो क्या क्या है बेटा, अलग अलग है। उसके ऊपर ये बात करता है जनरली। When we compare the distribution of the workforce in the rural and urban area in chapter 6.2, you will notice in chart 6.2, you will notice that the self-employed and casual wage laborers are found more in rural areas than in urban areas. तो self-employed लोग जो हैं वो ज्यादा हैं कहां पर, rural areas के अंदर as compared to the urban areas. ग्रामीण एरियाज की बात की जाए, राइट, ग्रामीण जगहों की बात की जाए तो वहां पर क्या है, जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो ज्यादा देखे जाएंगे एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। इन द लेटर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर वेज सैलरीड जॉब्स आर ग्रेटर इन द फॉर्मर सिंस मेजॉरिटी ऑफ दोस डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग ऑन प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड कल्टिवेट इंडिपेंडेंटली द शेयर ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड इज ग्रेटर। द नेचर ऑफ द वर्क इन द अर्बन एरिया इज डिफरेंट. Obviously, everyone cannot run factories, shops and offices of various types.
मोर एवर एंटरप्राइज इन द अर्बन एरियाज रिक्वायर वर्कर्स ऑन रेगुलर बेसिस। कहते हैं सर दोनों की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। शहरों के अंदर और गांव के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हर कोई बंदा जो वो अपनी कंपनी नहीं खोल सकता है, हर एक पर्सन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकता, तो वो जनरली क्या करता है, किसी और के लिए काम करता है, राइट। तो वो किसी और के लिए काम करेगा ताकि वो अपनी लिविंग्स को, अपनी लाइवलीहुड्स को क्या कर सके बेटा, चला सके, राइट, रेगुलर बेसिस पर। ये बात की जाती है। आगे क्या कहता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्म्स फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस, राइट। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट कहां पर हो सकती है, फॉर्म्स के अंदर हो सकती है, फैक्ट्रीज के अंदर हो सकती है और ऑफिसेस के अंदर हो सकती है। जॉब कहां पर की जा सकती है, फॉर्म्स के अंदर हो सकती है, फैक्ट्रीज के अंदर हो सकती है और हमारी ऑफिसेस के अंदर हो सकती है। ये गवर्नमेंट वर्कर्स है, ये फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है यहां पर। तो क्या बोला जाता है, इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री लेबर फ्लोज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज टू द इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, राइट। तो क्या कहता है, कहता है इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता हूं एक कंट्री की, जो लेबर है वो फ्लो करती है कहां से, एग्रीकल्चर से दूसरे एक्टिविटीज की तरफ, इंडस्ट्रीज की तरफ और सर्विसेज की तरफ। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से फ्लो देखा जाता है लेबर का, कहां पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर या फिर सर्विस सेक्टर के अंदर। इन दिस प्रोसेस वर्कर माइग्रेट फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरिया, लोग जो है वो कहां पर जाते हैं बेटा, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करते हैं। कब, जब वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आपके प्रोडक्शन सेक्टर और फिर सर्विस सेक्टर की तरफ कंट्रीब्यूट करने लगते हैं। इवेंचुअली एट अ मच लेटर स्टेज द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिगन टू लूज इट्स शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट एज द सर्विस सेक्टर एंटर्स अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन। तो क्या बोला जाता है यहां पर, कहते हैं सर एट अ मच लेटर स्टेज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या करता है, अपने शेयर को खोने लग जाता है, क्योंकि ज्यादा का जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहां पर चली जाती है बेटा, सर्विस सेक्टर के अंदर चली जाती है, क्योंकि सर्विस सेक्टर ज्यादा तेजी से एक्सपेंड करता है। दिस शिफ्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर्स by the industries, right? Generally we divide all economic activities into 8 different industrial divisions. They are agriculture के अंदर बांट सकते हैं, माइनिंग एंड क्वेरिंग के अंदर बांट सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बांट सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई के अंदर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड द स्टोरेज एक्टिविटीज और स्टोरेज के अंदर बांट सकते हैं। तो क्या बोला गया कि अगर मैं जनरली बात करता हूं तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर बांटा जा सकता है। अगर जनरली मैं सेक्टर्स की बात करूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर 3 सेक्टर हमारे पास हो सकते हैं। एक हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एक हमारे पास प्रोडक्शन सेक्टर होता है और तीसरा हमारे पास सर्विस सेक्टर होता है। ये 3 सेक्टर देखने को मिलता है। तो 3 सेक्टर में हम लोग बांट सकते हैं, 8 सेक्टर में यहाँ पर जनरली बांटा गया है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, राइट, उसी के अंदर ये जनरली आ जाते हैं तीनों सेक्टर के अंदर, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा, माइनिंग और क्वेरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे पास है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस एंड वाटर सप्लाई है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज है, और उसके बाद हमारे पास आता है क्या, सर्विस सेक्टर लास्ट में, राइट। For simplicity, all the working persons engaged in these divisions can be clubbed into 3 major service sectors. 3 सेक्टर के अंदर इन सारी एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं हम लोग बांट सकते हैं। और वो 3 सेक्टर्स क्या है, प्राइमरी सेक्टर है हमारे पास, राइट, विच इंक्लूड्स नंबर 1, 2, राइट, कौन कौन किस किस को इंक्लूड करता है, पहले वाला इंक्लूड करेगा आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को, माइनिंग एंड क्वेरिंग बेसिकली फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाकी सारे सेक्टर्स की, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट बनेगा, 3rd, 4th और 5th। और सी सर्विस सेक्टर जो है वो बात करता है किसकी बेटा, 6th, 7th और 8th की, राइट। यानी कि इसके बाद जो 6ठे, 7वें और 8वें नंबर की जो चीजें वो किसके अंदर जाती है, वो आपके सर्विस सेक्टर के अंदर आने वाली है। किसके अंदर आने वाली है, सर्विस सेक्टर के अंदर आने वाली है। प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स। तो ज्यादातर जो वर्कर्स है किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर उनके जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा है। और आपने देखा भी है कि इंडिपेंडेंस टाइम से लेकर अभी तक 70 to 75% लोग जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज थे किसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उनका एंगेजमेंट जो है वो देखा जाता है, राइट। क्या कहता है बेटा, इन इंडिया secondary sector provide employment to only about 24% of the workforce. About 31% of the workers are in the service sector. 24% किसके अंदर काम करते हैं बेटा, 24% जो लोग हैं वो काम करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और सेकेंडरी सेक्टर का मतलब हो गया प्रोडक्शन सेक्टर,
कौन सा सेक्टर हो गया? प्रोडक्शन सेक्टर हो गया। प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर 24% लोग काम कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर के अंदर 31% लोग काम कर रहे हैं। रेस्ट बाकी काम कहां पर कर रहे हैं? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, राइट। दैट अबाउट 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन द रूरल इंडिया डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। तो अराउंड 60% जो आबादी है कहां की? रूरल एरियाज की, वो किसके ऊपर निर्भर है? रूरल इंडिया की वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, फॉरेस्ट्री के ऊपर और फिशिंग एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। अबाउट 20% ऑफ द रूरल वर्कर्स आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। 20% लोग जो रूरल एरियाज के वो कहां पर काम करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के अंदर। सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट किसको? 20% ऑफ द रूरल वर्कर को। 20% ऑफ द रूरल वर्कर को जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है? हमारा सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज where peoples are mainly engaged in the services sector। क्या बोला गया? एग्रीकल्चर जो है मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है अर्बन एरिया के अंदर, क्योंकि ज्यादातर लोग जो वो कहां पर इंगेज है? सर्विस सेक्टर के अंदर इंगेज है। अबाउट 60% ऑफ द अर्बन वर्कर्स आर इन द सर्विस सेक्टर। 60% लोग जो है अर्बन सेक्टर के वो किसके अंदर है बेटा? सर्विस सेक्टर के अंदर है। द सेकेंडरी सेक्टर्स गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1/3 ऑफ द अर्बन वर्कफोर्स। प्रोडक्शन सेक्टर 1/3 कॉन्ट्रीब्यूट करता है किसके अंदर? प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर, राइट, अर्बन एरियाज के अंदर। Though both men and women's workers are concentrated in the primary sectors, women workers concentration is very high there. About 57% of the female workforce is employed in the primary sector, whereas less than half of the males work in these sectors. Men get opportunities in both secondary and the tertiary sector. Men को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है एज कंपेयर टू दी वुमेन। कुल मिलाकर कहने की बात यहां पर यह है, राइट। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब क्या ग्रोथ हुई है और अब जो ये स्ट्रक्चर है किस तरह से चेंज कर रहा है, या फिर अब जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इन चैप्टर 2 and 3 यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द प्लानिंग स्ट्रेटजीज इन डिटेल। हियर वी विल लुक एट 2 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। नंबर 1 ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। दो देखेंगे हम लोग कि एम्प्लॉयमेंट में क्या ग्रोथ देखा गया और दूसरे जीडीपी के अंदर क्या ग्रोथ देखा जा रहा है। नियरली 70 years of planned development have been aimed at expansion of the economy through increase in the national output and employment, right। क्या कहता है? जो ये 70 years of planned development हमारी हुई है उसका क्या था? बेसिक एक्सपेंशन क्या था कि किसी तरह से नेशनल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 2010 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली एंड वॉज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, राइट। तो क्या होता है? 1950 से लेकर 2010 तक जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली ग्रो करता है और वो जनरली हायर देखा गया। इट वॉज higher than that of the employment growth. However, there was always fluctuation in the growth of the GDP. GDP के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन देखा गया। एम्प्लॉयमेंट जो है इस दौरान जो है लेकिन फिर भी 2% से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई, यानी कि रोजगारी उस टाइम पर फिर भी 2% से ज्यादा नहीं इंक्रीज हो पाई। वो एक चिंता का विषय वहां पर पर्टिकुलरली रहा है। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार कैसे दिखाता है यहां पर। चलिए राइट, इसको समझते हैं यहां पर। देखिए यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर अगर मैं ट्रेंड्स की बात करता हूं एम्प्लॉयमेंट पैटर्न की, तो 1972 73, 1983 1993 94, 2011 12 और 17 18 के अंदर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 72 73 के अंदर 74.3%, सेकेंडरी में 10.9, सर्विस सेक्टर के अंदर 14.8। और यहां पर क्या हुआ आप देखते जाएंगे प्रोपोर्शनली जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होने लगी और बाकी जो हमारे सेक्टर्स है उनके अंदर क्या है वो इंक्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि शिफ्ट हो चुकी है इकोनॉमी कहां पर? एग्रीकल्चर से कहां आ चुकी है हमारी? नॉन एग्रीकल्चर की तरफ, या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब आइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां पर देख लेते हैं जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। आइए हम समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो यू माइट हैव सीन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स इन द न्यूज़पेपर. Some look for a job through friends and relatives. In many cities, you might have find
people standing in some selected areas looking for people to employ them for the day works. Some go to the factories and offices to give their biodata and ask whether there is any vacancies in their factory or office. Many in the rural area do not go out and ask for the job but stay home when there is no work. Some go to the employment exchange and register themselves for vacancies notified through the government exchange. यानी कि अलग अलग जगह पर लोग जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, अलग अलग तरीके से रोजगार जो है वो देखने का प्रयास करते हैं ताकि वो ज्यादा बेहतर लाइफ जो है जी सके। अच्छा रोजगार मिलेगा तो अच्छी लाइफ जो है वो लोग जी सकेंगे। तो कहता है द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको NSO बोला जाता है, प्रीवियसली इट वाज नोन एज नेशनल सैंपल सर्वे, याद रखिएगा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पहले अब क्या बोला जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोला जाता है। डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोस हु आर owing to lack of work are not working but either seek work through employment exchange, intermediaries, friends, relatives, or by making application to the prospective employers, or express their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work and remuneration. तो वर्कर कौन है? हर एक व्यक्ति जो अलग अलग सोर्सेज के ऊपर जाकर रोजगार के बारे में सर्च करता है, रोजगार के लिए ढूंढता है ताकि वो ज्यादा बेहतर लाइफ जी सके और ज्यादा पैसा कमा सके, ताकि वो ज्यादा बेहतर सस्टेनेबल लाइफ जो वो जी सके उस पर्सपेक्टिव से। देयर आर वैरायटी ऑफ वेज बाय विच एन अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन or unemployed person is identified. Economics define unemployed persons as one who is not able to get employment of even 1 hours in a half a day. यानी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन सब इकोनॉमिक्स के द्वारा अलग अलग दी गई। तो यहां पर क्या बोला गया, इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि अनएम्प्लॉयड पर्संस एज वन हु इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है इवन फॉर 1 आवर्स इन अ हाफ अ डे, आधे दिन के अंदर अगर किसी को 1 घंटे के लिए भी रोजगार नहीं मिलता है तो उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी के अंदर जल्दी डाला जाता है। There are 3 sources of data on unemployment: reports of Census of India, right? National Statistical Office report of employment and unemployment situation, annual report of periodic labor force survey, and directed journal of employment and training data of registration with employment exchange. Though they provide a different estimate of the unemployment, they do provide us with the attributes of the unemployed and the varieties of the unemployment prevailing in the country. ये अलग अलग सोर्सेज है बेटा, जहां से हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या सोर्सेज है जहां से हमें डाटा देखने को मिल रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की वहां पर देखी जा रही है, उसके बारे में यहां पर बताने का प्रयास जो है वो जल्दी किया जाता है। राइट अब आइए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ डू वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अलग अलग प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? हाँ, द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि लोग काम करना तो चाहते हैं, ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इकोनॉमिक्स कॉल अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन द इंडियन फार्म्स एज disguised unemployment. What is disguised unemployment? Suppose a farmer has 4 acres of land. देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखी जाती है, जिसको छुपी हुई बेरोजगारी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर होता क्या है कि अगर मान लो 5 एकड़ का लैंड है, उसके ऊपर 10 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर 20 वर्कर्स होंगे वो काम कर रहे होंगे एक्टिवली, यानी कि बाकियों की आवश्यकता नहीं थी काम के लिए, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं। राइट, 4 acres of land है and he actually need only 2 workers and himself to carry out various operations of his farms in a year, but if he employs 5 workers and his family members such as his wife and children, this situation is known as disguised unemployment. One study conducted in the late 1950s showed about 1/3 of the agriculture workers in India are disguisedly unemployed. You may have noticed that many people migrate to urban areas, pick up a job and stay there for some years, but some come back to their home village as soon as the rainy season begins. Why do they do so? This is because work in agriculture is seasonal. There are no employment opportunities in the village for all the month in the year. When there is no work to do on the farms, people go back to their area and looks for the job, urban areas and look for the job. जल्दी मैंने आप लोगों को बताया कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारा मॉनसून बेस्ड है, तो और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, यानी कि सीड बोइंग से लेकर सीड रैपिंग तक, राइट, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है, इसमें टाइम लगता है। इस प्रोसेस में क्या लगता है बेटा? टाइम लगता है। और जब इस प्रोसेस में टाइम लगेगा तो फार्मर पूरी लाइफ कैसे सस्टेन करेगा, मतलब बाकी
क्या करेगा उस टाइम पर, उसके जो खर्चे है वो तो होंगे ही, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, ही हैज टू लुक फॉर मेनी थिंग्स, राइट। सो वो बेसिकली क्या करता है, अर्बन एरियाज में चला जाता है, और अर्बन एरियाज में जाने के बाद वो क्या करता है, जॉब को देखता है, और फिर जब वो सीजन आ जाता है वो वापस आ जाता है, राइट, ताकि वो एग्रीकल्चर का काम कर सके। जनरली ये बात यहां पर बोली गई है। This kind of unemployment is known as seasonal unemployment. This is also a common form of unemployment prevailing in India. Though we have witnessed slow growth of employment, have you seen people being unemployed over a very long time? Scholars say that in India, people cannot remain completely unemployed for very long because their desperate economic condition would not allow them to do so. लोग ज्यादा लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अलाउ ही नहीं करेगी उस चीज के लिए। यू विल रादर फाइंड देम बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट जॉब दैट नोबडी एल्स वुड डू, अनप्लीजेंट और इवन डेंजरस जॉब इन अनक्लीन और अनहेल्थी सराउंडिंग। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टेक इनिशिएटिव्स and generate employment to facilitate a decent living for low income families through various measures, and these will be discussed in the following section. इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर बात की जाती है उसके बारे में आइए डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यू मे रिकॉल अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको बोला जाता है MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में यह स्कीम आई थी जो कि सरकार के द्वारा लेकर आई जाती है। तो इट प्रोमिसेस 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड हु वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। The scheme based on this act is one of the many measures the government has implemented to generate employment for those who are in the need of the job in the rural area. तो रूरल एरियाज के अंदर जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए क्या आया, MGNREGA यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो आता है 2005 के अंदर। Since independence, the union and the state government has played an important role in generating employment or creating opportunities for employment generation. Their efforts can be broadly categorized into two categories, that is direct and indirect. In the first category, as you have seen in the preceding section, the government employs people in various departments of administrative purposes, यानी कि जॉब करने के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, वेरियस पेपर निकालती है, SSC का पेपर, बैंकिंग का पेपर, अलग अलग पेपर निकालती है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सके। और दूसरा क्या है, इट ऑल्सो run industries, hotels and transport companies and hence provide employment directly to the workers. When the output of the goods and services from the government enterprise increases, the private enterprise which receive raw material from the government enterprise will also raise their output and hence increase the number of employment opportunities in the economy. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों को रोजगार भी ज्यादा दिया जाएगा। तो सरकार के द्वारा जैसे आउटपुट में इंक्रीमेंट होता है तो वैसे वैसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात यहां पर की गई है और ज्यादा रोजगार देने का प्रयास यहां पर सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए, राइट, सो दिस वाज इट। ये आप लोगों को आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर कि क्या इस चैप्टर की कहानी है। इसके अंदर बेसिकली हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, और ये क्वेश्चंस है जो आप लोगों को जरूर करने हैं एक बार। और अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो आप लोग कॉमर्स अड्डा का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।